वेलकम बैक टू माय चैनल। लुसेंट से हम लोग फिजिक्स कर रहे थे, जिसमें अब शुरुआत हम लोग करेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ये तीसरा चैप्टर है। कार्य, वर्क। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य कैसा है? एक अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यानी कार्य जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कार्य अगर W से हम लोग उसको डिनोट करते हैं तो W इजकल टू फोर्स इंटू विस्थापन। विस्थापन को S से डिनोट करेंगे तो W इजकल टू F इंटू एस हो जाएगा। यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनाता होगा तो W इजकल टू एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब है एनर्जी। एनर्जी अर्थात ऊर्जा। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। कार्य भी क्या था? अदिश राशि था। इसका एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होगा। तो कार्य का भी एसआई मात्रक क्या है? जूल है। और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या है? जूल है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। कार्य द्वारा कोई भी जो ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होता है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या? गतिज ऊर्जा नाम से ही स्पष्ट है कि गति के कारण उसमें ऊर्जा आ रही है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु p वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा, इसको काइनेटिक एनर्जी के ही बोला जाता है। तो अगर m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रहा हो तो 1/2 mv² हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है। अगला है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, यानी स्थिति के कारण जब ऊर्जा आता है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा। अगर बांध बनाकर हम लोग पानी को इकट्ठा किए हैं तो उस पानी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहेगा और अचानक से बांध खोल देंगे तो बांध पूरा तोड़ देगा वो। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कंपनी की ऊर्जा, गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित स्थितिज ऊर्जा, ये सब क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को पी से बोलेंगे और पी इजकल टू क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा mgh, जहाँ m क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, g हो जाएगा गुरुत्व जनित त्वरण और h हो जाएगा ऊंचाई। ऊर्जा संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ऊर्जा केवल क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है, जैसे गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा वगैरह इधर उधर ऐसे ही ट्रांसफर होते रहता है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब ठीक उतनी ही ऊर्जा अन्य रूप में प्रकट होती है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण हमेशा स्थिर रहता है, अर्थात विश्व में जितना ऊर्जा है वो फिक्स है। सिर्फ क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण जिसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जैसे डायनेमो। डायनेमो में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वहीं पर अगर विद्युत मोटर अगर रहेगा तो विद्युत मोटर क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। तो डायनेमो क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। विद्युत मोटर क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। मोमबत्ती, मोमबत्ती क्या करेगा? तो मोमबत्ती में क्या रहता है? रासायनिक ऊर्जा रहता है। तो जब जलने लगता है तो यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रोफोन क्या करेगा? तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। माइक्रोफोन क्या करेगा? हम लोग का आवाज़ सुन लेगा, आवाज़ को कैप्चर करके उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। और लाउड स्पीकर क्या करेगा? तो लाउड स्पीकर जो माइक्रोफोन हमारे ध्वनि को सुन के विद्युत में कन्वर्ट करा था, अब लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में कन्वर्ट कर देगा ताकि हम लोग फिर से सुन सके। सोलर सेल क्या करेगा? तो सोलर सेल सौर ऊर्जा जो प्राप्त हो रहा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ट्यूबलाइट क्या करेगा? तो ट्यूबलाइट में क्या रहता है? विद्युत दिया जाता है, तो विद्युत से वो क्या निकालता है? तो प्रकाश निकालता है। तो ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। विद्युत बल्ब क्या करेगा? तो विद्युत बल्ब में क्या रहेगा? विद्युत ऊर्जा रहेगा। विद्युत ऊर्जा से वो क्या करेगा? जब जलेगा तो प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा तो गर्म भी होता है, तो साथ साथ प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा दोनों में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध, ठीक है। तो संवेग क्या होता है? P इजकल टू mv होता है, ठीक है।
और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। तो जब इसको डिराइव किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m आ जाता है। ठीक है, अर्थात संवेग के दुगुना करने पे गतिज ऊर्जा क्या गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। शक्ति, पावर, कार्य करने की दर को, किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की दर को उस व्यक्ति का शक्ति कहा जाता है। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो शक्ति क्या हो जाएगा? तो कार्य करने की दर यानी काम बटे टाइम W/t। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो शक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया गया वो और उसमें समय लगा वो, तो शक्ति इक्वल टू कार्य बटे समय। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। तो जूल बटे सेकेंड को क्या कहा जाएगा? वाट कहा जाएगा। वाट को W से डिनोट करते हैं, जूल को J से। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, शक्ति का ऐसा ही मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट हो जाएगा। अब 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर होता है। मेगा अभी हम बताए थे कि मेगा इक्वल टू क्या होता है? मेगा इक्वल टू होता है 10⁻6। शक्ति की एक और मात्रक होती है अश्व शक्ति, ठीक है, जिसे हॉर्स पावर कहा जाता है। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। वाट सेकेंड, 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड अर्थात 1 जूल। ठीक है, अब सिंपल है। शक्ति इंटू समय को क्या कहेंगे? शक्ति इंटू समय को कार्य कहा जाएगा। शक्ति इंटू समय को क्या कहा जाएगा? कार्य कहा जाएगा। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या था? वाट था। और समय का ऐसा ही मात्रक क्या था? सेकेंड था। कार्य का क्या है? जूल है। तो 1 वाट घंटा क्या हो जाएगा? 3600 जूल हो जाएगा। 1 किलो वाट घंटा क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। वाट हो या किलो वाट हो, मेगा वाट हो, हॉर्स पावर हो, ये सभी किसका मात्रक हो जाएगा? शक्ति का हो जाएगा। और वाट सेकेंड, वाट आवर, किलो वाट आवर, ये सब किसका मात्रक हो जाएगा? कार्य अथवा ऊर्जा का हो जाएगा। ये सभी का मतलब क्या हुआ? जूल हुआ। वाट सेकेंड को क्या कहेंगे? वाट सेकेंड को जूल कहेंगे। यहाँ पर बताए हैं पहले भी, वाट सेकेंड को क्या कहा जाएगा? जूल कहा जाएगा। अब अगला चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान लीजिए दो वस्तु है, यहाँ A है और ये B है, ठीक है। अब इसका द्रव्यमान, A का द्रव्यमान m1 है, B का द्रव्यमान m2 है और इसके बीच का डिस्टेंस r है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार यहाँ पे बल क्या हो जाएगा? बल अगर गुरुत्वाकर्षण बल अगर F है तो F इक्वल टू हो जाएगा m1, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उसके बीच का जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 हो जाएगा और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा उसके दूरी के स्क्वायर के, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लीजिए दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है, हम दूसरे से r की दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल हो जाएगा F, g हो गया नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1 m2 बाई r स्क्वायर, जहाँ g एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। और इसका वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। अब अगला है गुरुत्व, ग्रेविटी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी है, जब कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंड के बीच तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन एक पिंड अगर पृथ्वी हो जाए तो वो गुरुत्वाकर्षण बल का नाम क्या दे दिया जाएगा? गुरुत्व बल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचती है उस बल को क्या कह देंगे? उस बल को गुरुत्व बल कह देंगे। और उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा उस वस्तु में उसे क्या कह देंगे? गुरुत्वीय त्वरण कह देंगे, जिसको g से डिनोट किया जाता है। g का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्व जनित त्वरण वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। g के मान में परिवर्तन भी होता है।
अब जहाँ पे गुरुत्व का मान ज़्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा होगा, वहाँ जी का मान ज़्यादा होगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान हमेशा घटेगा, ठीक है। क्या कि हम लोग पढ़े थे कि जी का मान जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो होता है, वो हमेशा दूरी का क्या होता है, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब भी हम पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे तो उसमें आर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे गुरुत्व बल क्या हो जाएगा, कम जाएगा। जी का मान अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। तो जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पोल पे होता है। गुरुत्व बल का मान न्यूनतम कहाँ पे होता है, विषुवत रेखा पर होता है, इक्वेटर पर होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाएगा, कम जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व बल का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो हमेशा घटता है। जी का मान अधिकतम कहाँ पे होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पे होता है, ध्रुव पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहाँ पे होता है, विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी का घूर्णन अगर बढ़ा दिया जाए, स्पीड बढ़ा दिया जाए, तो जी के मान पे क्या प्रभाव होगा, तो जी का मान कम जाएगा। अगर घूर्णन गति कमा दिया जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितना गुना अधिक चाल से घूमेगी तो भूमध्य रेखा पर किसी भी वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अगर पृथ्वी अपने कोणीय चाल से 17 गुना स्पीड चाल से घूमने लगे तो जी का वैल्यू जो है भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लिफ्ट में पिंड का भार। अब कोई लिफ्ट में अगर कोई बॉडी है तो उसका वेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब हम लोग लिफ्ट में खड़ा होते हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग को फील होता है कि हम लोग का वेट बढ़ गया है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो अपने आप में फील होने लगता है कि हम लोग हल्का हो गए, वेट हमारा घट गया है, ठीक है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा क्या है, एक समान वेग। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगी तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, और जब ये लिफ्ट का डोरी टूटा तो फ्री फॉल होकर के गिरेगा। जब फ्री फॉल होकर के गिरेगा तो ऐसी वस्तु स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और ये भारहीनता हो जाएगा। अगर अचानक से लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो हम लोग क्या हो, हम लोग का भार वहाँ पे शून्य हो जाएगा, ठीक है। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसके छत से टकराने लगेंगे। अब ऐसे समझिए कि अगर हमारा लिफ्ट का स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक हो जाए तो हम लोग जो है लिफ्ट के फर्श नीचे न खड़ा होकर के लिफ्ट के ऊपर में टकराने लगेंगे, ठीक है। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। ग्रह के गति नियम कौन दिया था, केपलर दिया था। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। यानी प्रत्येक ग्रह ऐसा एक कक्षा में सूर्य का परिक्रमा करेगा, ठीक है। इसको इलिप्टिकल कहा जाता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाएगा और जब ग्रह सूर्य से दूर होगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं परिक्रमण काल का वर्ग यानी टी स्क्वायर ग्रह की सूर्य से औसत दूरी आर के घन आर क्यू के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ठीक है। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, अधिक होता चला जाएगा। उदाहरण, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है तो सबसे कम टाइम किसको लग रहा है, बुध को लग रहा है। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, नेपच्यून है, वरुण है, तो उसको सबसे अधिक समय लगता है सूर्य के परिक्रमा करने में। IAU ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। 2006 के प्राग सम्मेलन के बाद इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल करके इसे बौना ग्रह कर दिया गया है। सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है। अब उपग्रह का कक्षीय चाल, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा
उतनी ही उसकी चाल कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपग्रह का कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो नहीं। किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के उपग्रहों की चाल समान होगी। ठीक है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल सबसे अधिक होगी और वो लगभग कितना होगा? 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है। उपग्रह का परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट। उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है? उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे हम लोग उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। तो परिक्रमण काल क्या हो जाएगा? पृथ्वी का इस पे चक्कर लगा रहा है तो इस जितना दूरी तय किया वो और उसका कक्षीय चाल रहा उसी को परिक्रमण काल कहेंगे। तो कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर ही निर्भर करेगा, उस पर वेट पे कोई निर्भर नहीं करता है। ठीक है। अब पृथ्वी से जितना दूर उपग्रह रहा उसका परिक्रमण काल क्या हो जाएगा? उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर कभी नहीं करेगा। ठीक है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। ठीक है। और स्पीड तो अभी हम लोग देखे ही थे कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। भू अस्थायी उपग्रह, इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला जाता है। ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी के परिक्रमा करता है तथा उसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। अर्थात पृथ्वी से उसको देखने पे लगता है कि वो हमेशा रुका हुआ है, इसलिए उसे भू अस्थायी उपग्रह कहते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को पृथ्वी तल से कितना दूरी पर रखा जाता है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर। भूतुल्यकालिक, ये क्या है? तो भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? संचार उपग्रह लगा हुआ है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे। पलायन वेग, पलायन वेग क्या है? एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, पलायन वेग क्या है? तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। तो इतना वेग से अगर आप किसी वस्तु को फेंकिएगा तो पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पलायन वेग बोलेंगे। तब पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आपके पास पावर है, आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर फेंक दीजिएगा या फिर इससे ज़्यादा के स्पीड से, तो वह वस्तु कभी भी पृथ्वी में वापस नहीं आएगा, वो पृथ्वी तल को पार कर जाएगा। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग V0 से डिनोट किया जाता है, √G(r)E तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग V जो होता है √2GR होता है। अतः V अर्थात पलायन वेग जो होता है कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। तो पलायन वेग किसी भी ग्रह पे पलायन वेग जो हो जाएगा उस ग्रह के कक्षीय वेग के √2 गुना हो जाएगा। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना बढ़ा दिया जाए तो ऑटोमेटिक अपना कक्षा छोड़ करके पलायन कर जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी उपग्रह पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा हो, उसका अगर √2 गुना स्पीड हम लोग बढ़ा देंगे तो पार हो जाएगा। अगला अध्याय है दाब यानी प्रेशर। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब को P से दर्शाया जाता है, P फोर्स बाई एरिया। कहा गया क्या? किसी सतह के एकांत क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहेंगे। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स बाय एरिया हो जाएगा। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो दाब का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जिसे पास्कल कहा जाता है। ठीक है। तो दाब क्या है? दाब एक अदिश राशि है। अब वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। ठीक है। यह 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे को 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है।
वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक इतना जानने की जरूरत नहीं है, आप इतना जान लीजिए कि वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बार होता है, और एक बार 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब कितना ज़्यादा होता है, वायुमंडलीय दाब सोच लीजिए 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के कम होने से क्या क्या होता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय प्रेशर कम होता है। दूसरा, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही निकलने लगता है। अगर आप पेन लेके जा रहे हैं वायुयान में तो वहाँ पे क्या होता है, वायुमंडलीय प्रेशर कम होता है, और धरती पर तो उस पर प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो धरती पर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण स्याही नहीं निकलते रहता है पेन से। अब जैसे ही ऊंचाई पर गया तो पेन से स्याही निकलने लगता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को क्या चीज़ से मापा जाता है, बैरोमीटर से। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है, यानी बैरोमीटर की सहायता से या वायुमंडलीय दाब की सहायता से आप मौसम से संबंधित जितना भी पूर्वानुमान होता है वो वायुमंडलीय दाब से ही लगाया जाता है, बैरोमीटर से ही लगाया जाता है। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिर जाए, अचानक से बैरोमीटर नीचे गिरने लगे, तो इसका मतलब है कि आंधी बहुत ज़्यादा आने वाला है, यानी वायुमंडलीय दाब कम गया, वहाँ पे आंधी आ जाएगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वहाँ पे धीरे धीरे दबाव कम हो रहा होगा, तो वहाँ वर्षा होने की संभावना होगी। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब ऊपर की तरफ उठेगा, यानी वहाँ दाब बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो वहाँ दिन साफ रहने की संभावना होगी। ठीक है, द्रव में दाब प्रेशर इन लिक्विड, द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात प्रेशर जो हो जाएगा द्रव में वो H×D/G हो जाएगा। द्रवों में दाब के नियम, द्रवों में दाब के क्या नियम है, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। अगर कोई पानी है और ग्लास में रखा हुआ है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो एकदम स्थिर है, तो उस गिलास पे चारों साइड पे जो दबाव लग रहा होगा वो एक समान लग रहा होगा। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होगा। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब क्या होगा, अधिक हो जाएगा। किसी भी द्रव का घनत्व अगर अधिक है तो उसका दाब भी अधिक हो जाएगा। द्रव दाब संबंधी पास्कल का क्या नियम है, पास्कल का नियम किस चीज़ से संबंधित है, द्रव के दाब से ही संबंधित है। पास्कल के नियम का प्रथम स्टेटमेंट क्या है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होंगे। ठीक है, पास्कल के नियम का दूसरा स्टेटमेंट क्या है, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशा में समान परिमाण में संचालित कर दिया जाता है। ठीक है, पास्कल का तीसरा नियम, पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र। पास्कल के नियम पर आधारित ये पूछा जाता है कि पास्कल किस नियम पे ये आधारित है, तो एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, बार बार पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक टेलर, ये सब किस नियम पे काम करता है, तो पास्कल के नियम पर काम करता है। ठीक है, द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। अब ऐसा आकार का कोई बाल्टी रहे या फिर गोलाकार आकार का रहे, अगर उसमें पानी भरा हुआ है और उस पर बाहरी बल कुछ नहीं लग रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो सभी जगह उस पर सेम फोर्स लगेगा। गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। गलनांक पर प्रभाव, गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। अगर कोई पदार्थ है उसको अगर हम लोग गर्म कर रहे हैं और उसका आयतन अगर बढ़ रहा है तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जैसे मोम, घी, ये सब हो जाएगा। ठीक है,
गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। जैसे बर्फ़ को गर्म करिएगा तो उसका आयतन घट जाएगा। अब उसका आयतन घटा तो दाब अगर उस पर बढ़ाइएगा तो उस गलनांक भी उसका कम हो जाएगा। क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। चाहे कोई भी द्रव हो, उसका क्वथनांक क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाएगा अगर प्रेशर बढ़ेगा तो। ठीक है, इसीलिए कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसी इफेक्ट के कारण। प्लवन अगला अध्याय है। इसमें सबसे पहले है उत्प्लावक बल। इसको किसके कहा जाता है? उत्प्लावक बल द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो आर्किमिडीज ने किया था। और इससे संबंधित कौन सिद्धांत देगा? तो आर्किमिडीज अध्ययन किया तो वही सिद्धांत देगा। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। ठीक है, भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो जब भी कभी आप बाल्टी को कुआं में डुबाइएगा और उससे पानी निकालिएगा, तो बाल्टी जब पानी के अंदर रहेगा तो उसमें आपको भार पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही ऊपर आएगा तो थोड़ा भारी आपको लगने लगता है। अब प्लवन का नियम पहला, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। डेंसिटी किसको बोलते हैं? घनत्व किसको बोलते हैं? तो घनत्व होता है द्रव्यमान बाय आयतन, यानी m, और नीचे हो जाएगा आयतन का मीटर क्यूब, यानी इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो वस्तु का घनत्व और किसी वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, इसे क्या कहा जाता है? रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी एक अनुपात है, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। रिलेटिव डेंसिटी को, आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। ठीक है, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10वां भाग पानी के ऊपर रहता है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। दूध की शुद्धता दुग्ध मापी यानी लैक्टोमीटर से किया जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। मेटा सेंटर क्या है? तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटते हैं उसे मित केंद्र कहते हैं। तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए शर्त, मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होनी चाहिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। अब अगला अध्याय क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। तो इसको कैसे हम लोग समझेंगे? तो कोई भी गिलास में पानी है तो सिर्फ पानी में जो एक दूसरे में पानी के अपने अणुओं में जो बल लग रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है, उसे हम लोग ससंजक बल बोलेंगे। अब असंजक बल क्या हो जाएगा? दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल बोलेंगे। असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। अब जैसे गिलास में पानी है तो पानी में ही सिर्फ बल लग रहा था, वो तो ससंजक था, लेकिन पानी और गिलास के बीच में जो लगेगा वो हो जाएगा असंजक बल। अब पृष्ठ तनाव क्या होगा? सरफेस टेंशन। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, कोई भी बारिश का ही पानी जो है वो गिरते रहता है तो देखते हैं वो फैलता नहीं है, फैल के नहीं गिरता है, वो बूंद में गिरता है।
तो बूंद में क्यों गिरता है? तो द्रव का ये नियम ही है कि वो कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करना चाहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ही हम लोग पृष्ठ तनाव बोलते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करती है। यदि रेखा की लंबाई L और F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव T जो हो जाएगा फोर्स बाय L हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव का ऐसा मैटर क्या हो जाएगा? तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर वह शून्य हो जाता है। ठीक है, अगर द्रव का ताप बढ़ाइएगा तो पृष्ठ तनाव का मान बढ़ेगा या कमेगा? तो कम हो जाएगा पृष्ठ तनाव का मान। ठीक है, अब केशिकत्व। केशिकत्व किसको कहते हैं? केश नली। केश नली क्या है? तो एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केश नली कहलाती है। ठीक है, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। किस सीमा तक द्रव केश नली में चढ़ता है या उतरता है, यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक होगा तथा चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होगा। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ता है और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है। जैसे जब केश नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जा रहा है। पानी ऊपर क्यों चढ़ जा रहा है? तो अभी हम लोग देखे थे कि जो द्रव है कांच को भिगा देता है वो केश नली में ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अगर पानी को केश नली में डालेंगे तो पानी ऊपर चढ़ेगा कि नीचे जाएगा? तो ऊपर चढ़ेगा। पानी का सतह केश नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केश नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केश नली में पारा की सतह उभड़ा हुआ रहता है। ठीक है, केशिकत्व का उदाहरण। केशिकत्व के क्या क्या उदाहरण है? ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केश नली की तरह कार्य करती है। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व के क्रिया के द्वारा ही पहुंचता है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था। यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर भारहीनता का स्थिति हो तो केश नली में जल अगर डाला जाए तो एक पार से दूसरे पार निकल जाएगा। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके, वह मिट्टी में नमी बनी रहे, मिट्टी पानी को सोख ले। ये भी केशिकत्व के कारण ही होता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैरती हुई रहती है। तो कहा जाता है पतली सुई पानी पर क्यों तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ हो जाता है। साबुन या डिटर्जेंट क्या करता है? जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। अब जल का पृष्ठ तनाव कम करेगा तो जल ज़्यादा फैलेगा, जल ज़्यादा फैलेगा तो वो कोई भी कपड़ा के अंदर तक चला जाएगा जिससे कि मैल साफ हो जाएगा। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे ही पृष्ठ तनाव कम हुआ तो लार्वा डूब जाएगा। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम होगा। पृष्ठ तनाव कम है तो ज़्यादा फैल रहा है, ज़्यादा फैल रहा है तो स्वाद ज़्यादा आ रहा है, पूरे जीभ पे लग रहा है। वही ठंडा हो गया तो पृष्ठ तनाव अधिक हो गया तो हम लोग खाएं तो वो जीभ के पूरे हर एक पार्ट पे नहीं गया जिससे हम लोग को स्वाद का पता नहीं चला। श्यानता। अब श्यानता क्या है? तो श्यानता में सबसे पहले श्यान बल, विस्कस फोर्स। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। जैसे कोई भी द्रव है या गैस है, जैसे जल है, जल में आप खड़ा होइएगा तो नीचे देखिएगा आपको ज़्यादा प्रेशर रहता है और ऊपर की तरफ कम रहता है। ये एक दूसरे को, जल का एक परत दूसरे परत का विरोध करते रहता है।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्यान बल बोलते हैं। अब श्यानता, विस्कोसिटी, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है उसे ही श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। श्यानता केवल द्रव तथा गैसों का गुण है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होता है। गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोस में श्यानता नहीं होती है। ठीक है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता क्या होता है, घट जाता है, परंतु गैस का श्यानता क्या होता है, बढ़ जाता है। श्यानता गुणांक का सही मात्रक क्या होता है, डेका पोइज या पोइजलू इसको बोलते हैं, या पास्कल सेकेंड भी बोलते हैं इसको। इसे प्रायः ईटा द्वारा सूचित किया जाता है। अब सीमांत वेग, सीमांत वेग क्या है, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता जाता है किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। यह इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होता है, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग शून्य होता है। इंपॉर्टेंट नहीं है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। ठीक है। धारा रेखीय प्रवाह क्या है, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले उससे पहले वाला कण गुजरा था, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित रहती है। ठीक है। क्रांतिक वेग क्या है, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाए वह वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक हो जाएगा तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर तेजी से बहता है क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व भी उसके वेग को निर्धारित करता है। बर्नौली का प्रमेय क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत होता है। इस प्रमेय पर आधारित वेंटूरी मीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। ठीक है। द्रव की प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है किससे, बर्नौली के प्रमेय से। ठीक है। अब इलास्टिसिटी है, अभी हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे।